यादवों को एक संदेश दिया है। यादव जाति के लोग यूपी में मुलायम अखिलेश और बिहार में लालू के समर्थक रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि 2024 से पहले उन मतदाताओं को भी ना छोड़ा जाए जो अब तक दूरी बनाकर चलते रहे हैं। अब सवाल है कि यादव को एमपी की कमान, क्या यूपी बिहार में यादव बीजेपी पर होंगे मेहरबान? और जगह भी बनावे, उससे बिहार में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला नहीं है और बिहार में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हैं कि क्रांति की भूमि रही है, क्रांति कर कर लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आरजेडी का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से यादव को सीएम बनाने का बिहार में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आरजेडी नेताओं के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास के साथ काम करती है। ये किसी एक परिवार या जाति की पार्टी नहीं है। यह स्पष्ट दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सबके साथ, सबके विकास की बात। ये राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी नहीं है कि एक ही परिवार के लोग बनते रहे। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने अपने नए सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले से INDI अलायंस के बैकवर्ड पॉलिटिक्स की हवा निकालने की भरपूर कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ता है ये वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मध्य प्रदेश में यादव की सरकार बनने से बिहार का यादव समाज काफी खुश है। मोहन यादव की सरकार बनने यादव समाज का कहना है कि बीजेपी ने यादव को काफी सम्मान दिया है। बिहार में भी ऐसा ही होना चाहिए। दानापुर में लोगों से बातचीत की है हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने। अब यादवों को सम्मान देने लगा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में यादवों की सरकार बन गई है, या कहें अब शपथ लेने वाले हैं। ये तय हो गया है कि मोहन यादव सरकार बनाएंगे और वो मुख्यमंत्री होंगे। हम मौजूद हैं दानापुर के सरारी गांव में और ये यादवों बहुल्य का क्षेत्र है और यहाँ पर उनसे ही बात करते हैं कि यादवों को जो सम्मान मिलने लगा है तो उनको कैसा लग रहा है और क्या फीलिंग है। तो सबसे पहले हम इनसे जान लेते हैं, क्या नाम है? जी, मेरा नाम जयप्रकाश। क्या कहेंगे यादवों को सम्मान जो है बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर मिलने लगा? सबसे पहले हम अपने पीएम साहब को इसमें सराहना करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान में यादव के प्रति ये ढाल बना चुके हैं, उसके लिए सम्मान दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बहुत खुश हम लोग हैं। खुश हैं जी। बीजेपी यादवों को सम्मान दे रहे हैं। बिहार में भी ऐसा ही होना चाहिए। बिहार में क्या क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री जैसे जादवे हो, अगला मुख्यमंत्री जो भी हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो उनका सोच है यादव को लेकर, यादव की जो उठाने की जो बात कही है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छी बात बोली है। अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग यादव है, हम लोग को सम्मान मिलना चाहिए। ये बात क्या नाम? अंशुराज। तो हर जगह जो है यही है कि यादवों को सम्मान मिल रहा है और जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो यादवों में सबसे ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है। हर प्रदेश में यादवों की खुशी इस बात को लेकर के है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया तो मध्य प्रदेश का वो यादव हैं और यादवों को सम्मान दिया जा रहा है। यही वजह से बीजेपी की तरफ जो है झुकाव भी यादवों का देखने को मिल रहा है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और राजस्थान में भजन लाल को बीजेपी ने मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से पीएम मोदी के निर्णय को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता इसे प्रधानमंत्री का स्टाइल बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि राजस्थान का फैसला बहुत ही चौंकाने वाला फैसला नहीं है, बल्कि ये आम कार्यकर्ताओं की जीत है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राजस्थान का असर बिहार पर भी पड़ेगा। पार्टी ये मैसेज देने में सफल है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता उस प्रदेश का मुखिया बन सकता है। विष्णु, मोहन और भजन, यही है नरेंद्र मोदी जी की ताकत। जनता से सीधा संवाद, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद
और लोकतंत्र स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी सबसे श्रेष्ठ है। किसी पार्टी में आप चले जाइए, आपको पता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, अगला कौन होगा, यह भी पता होगा। भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता को यह पता नहीं होता है अगला दायित्व क्या मिलने वाला है। टीम में जो कार्यकर्ता है वही नेता है, और वो नेता है तो वही मुख्यमंत्री के दौर में। इसलिए जो कंफ्यूजन में थे ना महागठबंधन के लोग, हमारे यहां लाइन लगे हुए हैं, कोई उम्मीदवार की कमी नहीं है। जिस उम्मीदवार को नरेंद्र मोदी जी टिक कर देंगे वही नीतीश कुमार जी को हरा देगा। और धीरज साहू कैश कांड को लेकर पीएम मोदी ने एक वीडियो जारी किया है। सोशल साइट एक्स पर उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है, जिसको लेकर उन्होंने लिखा कि भारत में डकैती की कहानी क्या जरूरत, जब कांग्रेस है जिसकी डकैतियां पिछले 70 सालों से मशहूर है और अभी भी गिनती लगातार जारी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के द्वारा इन तस्वीरों को साझा किया गया है। 70 साल से कांग्रेस की डकैती लगातार जारी है। इन बातों का जिक्र खुद पीएम मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि डकैतों की कहानी की क्या जरूरत भारत जैसे देश में, जब कांग्रेस 70 साल से इस तरह की डकैतियां कर रही हो। और ये तस्वीरें उन्होंने खुद इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया है। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश कांड मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निशाना साधा। पीएम के पोस्ट के बाद आरजेडी और कांग्रेस हमलावर नजर आ रहे हैं। इस देश की राजनीति कर रही है। जो भी इनके खिलाफ या इनके बारे में बोले उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाने का काम करती है। लेकिन जो इनके पार्टियां में जो मिलते हैं तो मोदी जी के वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, कर्नाटक में इनके नेता के यहाँ कितना छापामारी हुआ, कितने पैसे निकले। महाराष्ट्र में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं, लेकिन भाजपा उनके बारे में नहीं बोलती है। आज धीरज साहू के बारे में चर्चा हो रहा है। धीरज साहू जी एक बड़े कारोबारी, एक खानदानी लोग हैं, लंबे समय से उनका पृष्ठभूमि है। इसलिए भाजपा जो राजनीति कर रही है, देश और बिहार की जनता देख रही है। 2024 में जवाब इनको मिलेगा। जो देश के पैसे लेके भाग गए, जो लुटेरे थे, चोर थे, उन पे आज तक क्या कार्रवाई की गई? क्या मोदी जी को दिखता नहीं है? मित्रकाल, सूट बूट की सरकार, और लोगों को सिर्फ दुनिया के नंबर 1 बनाने में इनकी कितनी सहयोग रही है। क्या उसके लिए सीबीआई, ईडीआई काम नहीं आएगी? कब उन पे कार्रवाई होगी? और वाराणसी में सीएम नीतीश की होने वाली सभा पर जीतन राम मांझी ने हमला बोला है। मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नारद मोह में पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ चेहरा दिखलाना चाह रहे हैं। आईएनडीआईए की बैठक पर मांझी ने कहा कि कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। नारद मोह में पड़े हुए हैं। नारद जी गए थे स्वयंवर में कि भाई हमको चेहरा दे दीजिए कि हम उस लड़की का वरण करें, तो ब्रह्मा जी ने उनको दिया चेहरा। तो उसी प्रकार से हमारे नीतीश कुमार जी चेहरा दिखलाना चाह रहे हैं, चमका रहे हैं, जबकि बिहार में ही नारियों को अपमान कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को अपमान कर रहे हैं और ऐसा आचरण कर रहे हैं कि समान व्यक्ति और आचरण नहीं करता। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, आईपीएस आदित्य कुमार से लंबी पूछताछ की गई। ईओयू की टीम ने लंबी पूछताछ की है। 24 घंटे के रिमांड पर आईपीएस आदित्य कुमार को रखा गया है। आज पूरे दिन अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की है। आईपीएस कई सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। सवालों को भटकाने की लगातार कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। आईपीएस के जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं है। पूछताछ के बाद बेऊर जेल आईपीएस को भेज दिया गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? ईओयू की टीम की तरफ से किन सवालों का जवाब भटका कर दिया गया? कौन कौन से सवाल पूछे गए? क्या कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जो ईओयू के विश्वसनीय सूत्र हैं उनसे जो बड़ी जानकारी मिली है, जानकारी को हम दर्शकों को साझा कर रहे हैं सुबह कि जब आज सुबह उन्हें पूछताछ के लिए ईओयू कार्यालय लाया गया था, तो उनसे पूछताछ जब शुरू हुई
तो सबसे पहला सवाल ये किया यूयू के अधिकारियों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने, कि अभिषेक अग्रवाल को कैसे जानते हैं, कब से जानते हैं। तो उस पर जो आदित्य कुमार है, आरोपी IPS हैं, उन्होंने कहा कि वो बहुत दिनों से नहीं जानते हैं, 2-4 मुलाकात उनसे हुई है। हालांकि कई तस्वीर जो है, बड़ी संख्या में तस्वीर जो है वो सामने रखा यूयू ने और दिखाया कि आप इतने बार उनसे मिले हैं, अलग अलग कमरों में, अलग अलग मौकों पे मिले हैं। तो उस पर उन्होंने चुप्पी साध दी। उसके बाद दूसरा जो बड़ा सवाल था वो ये था कि जो अभिषेक अग्रवाल से आप चैटिंग करते थे वो मोबाइल कहाँ है। तो इस पर जो है आदित्य कुमार ने कहा कि वो मोबाइल कहीं गुम हो गया है, मुझे पता नहीं है वो मोबाइल कहाँ है। चूंकि वो एविडेंस छुपाने का मामला बनता है इस पर, चूंकि उस मोबाइल को जब डिकोड करेगा तो बहुत सारी जानकारियां जो है वो आ जाएगी सामने कि अभिषेक कुमार से इनका किस तरह से चैटिंग होता था, क्या ये चाहते थे, क्या कुछ करवाते थे उनसे, वो तमाम चीजें सामने उसकी कली खुल जाएगी। तो इस कारण से उस मोबाइल को यूयू को सुपर्द नहीं करना चाहते हैं और इसी वजह से वो ये कर रहे हैं कि वो मोबाइल कहाँ है इन्हें पता नहीं। तीसरा जो मामला था कि आपके ऊपर जो IG ने आरोप लगाए, उन आरोपों के बारे में क्या कहना है। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि IG जो हैं वो अपने राजनीतिक रसूख और अपने उस पौधे के कारण लगातार मुझे प्रताड़ित करते थे और जो भी उन्होंने पत्राचार किया उस पर DGP ने संज्ञान लिया और उन पत्राचारों का जवाब हमसे मांगा गया, क्यूरी की गई। यानी कि एक आरोप जो है DGP, तत्कालीन DGP जो थे SK सिंघल, उनके ऊपर भी लगाया और एक आरोप जो है वो तत्कालीन IG गया के जो है अमित लोढ़ा, उनके ऊपर भी लगाया। तो इन दोनों IPS पे आदित्य कुमार ने आरोप लगाया कि ये दोनों जो है मुझे प्रताड़ित कर रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे और हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है। चौथा जो सवाल था, लगभग 100 सवाल किए गए हैं, उसमें प्रमुख सवाल जो है वो एक सवाल और हम बता देते हैं दर्शकों को कि उनसे जब ये पूछा गया कि आप जो है फरार क्यों रहे इतने दिनों तक, तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर हमें अपने बातों को रखने का मौका नहीं मिल रहा था और न्यायालय का जो भी मामले, न्यायालय का जो भी निर्देश थे उसका हम सम्मान कर रहे थे। जब हमारे विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया, तो वाकई अमित बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिन सवालों का सही जवाब देने के बजाय IPS ने उन सवालों को भटकाया है, जवाबों को भटकाया है। अब देखने वाली बात होगी कि अगली पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिहार पुलिस में बैठे आला पुलिस अधिकारी आपराधिक आंकड़े पर बात करने की बजाय सोशल मीडिया पर बढ़ते फॉलोवर को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ADG पुलिस मुख्यालय ने फेसबुक पर फॉलोवर की संख्या बढ़ने पर अपनी पीठ थपथपाई है। बिहार में बढ़ते अपराध पर जब ADG से सवाल किए गए तो उन्होंने सवाल को ही टाल दिया और जल्द बात करने का आश्वासन दिया है। आंकड़ों के अनुसार ये पूरा डेटा है। फेसबुक की अगर हम बात करें, केवल आज हम फेसबुक की बात करेंगे, हम आज 4थे नंबर पर पूरे देश में। पंजाब हमसे केवल कुछ हजार आगे, 5,03,000 और हम आज 4,99,669 पर पहुंच गए। मुझे ये भी उम्मीद है कि इस साल के खत्म होने से पहले ही हम पंजाब से ऊपर निकल जाएंगे। अधिकृत आंकड़ों के साथ में विस्तृत रूप से हेडवाइज चर्चा करूंगा और ये बताऊंगा किस प्रकार से बिहार में अपराध की स्थिति लगातार सुधर रही है। और रुक करते हैं अगली खबर का। मुजफ्फरपुर फाइनेंस ऑफिस से 38 लाख लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार लूटकांड का मैनेजर ही मास्टरमाइंड था। पुलिस ने लूट के 30 लाख रुपए कैश के साथ 2 फाइनेंस कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सिर्फ 4 दिन में इस लूटकांड का खुलासा कर दिया है। ये लूटकांड की घटना 7 दिसंबर को हुई थी। SSP ने बताया कि ब्रांच क्रेडिट मैनेजर किशन गुप्ता और यूनिट मैनेजर इरफान अली ने इस लूट की प्लानिंग 1 सप्ताह पहले ही कर ली थी। जिसको अय्यरपुर थाने के अंतर्गत एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसमें एक लूट की घटना संघटित हुई थी, जिसमें राशि लगभग 38 लाख रुपए बताई गई थी और अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध ये कांड दर्ज कराया गया था, क्योंकि लूट की जो राशि है वो काफी बड़ी थी और मामला काफी संवेदनशील था। और एक DCM के पद पर है जिसका नाम किशन गुप्ता है। इन दोनों ने ही पूरी योजना को तैयार किया, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता इरफान अली, इसके अतिरिक्त जो किशन है, जो DCM है, उनके चचेरे भाई भी घटना में शामिल थे। और इस बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां जक्कनपुर में आपसी विवाद में एक होटल कर्मी को अपराधियों ने गोली मार दी है। इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गए हैं।
घटना की पूरी तस्वीर वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया ये जा रहा है कि होटल कर्मी और कुछ लोगों के बीच झड़प हुई थी। झड़प के बाद होटल कर्मी को टारगेट कर अपराधियों ने गोली मारी। फिलहाल घायल होटल कर्मी को पीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में सघनता से जुटी हुई है। काम करने वाले कर्मचारी सचिन कुमार को किसी व्यक्ति से झड़प हुआ। झड़प के दौरान उस व्यक्ति के द्वारा उनके पैर में गोली मार दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही जक्कनपुर थाना की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और घायल सचिन कुमार को इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। वो खतरे से बाहर हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। अपराधियों की पहचान की गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। और अगली खबर आपको बेगूसराय से बताएं, जहां एक युवक का हाथ में हथियार लेकर डीजे के धुन पर डांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार वीडियो तेघरा थाना क्षेत्र के गौरा गांव का है। हालांकि वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। और इसी बीच जमुई से आपको बड़ी खबर बताएं, झाझा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर आगे सती घाट के पास रेल ट्रैक से एक प्रेमी जोड़े का शव बरामद किया गया है। मृतकों की पहचान लक्ष्मीपुर इलाके के चीनवेरिया गांव के प्रमोद कुमार और बरहट की गुगुलडी की वनीता कुमारी के रूप में हुई है। लोगों ने प्रेम प्रसंग के कारण आत्महत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो जमुई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। प्रेमी जोड़े का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का ये मामला है और इसी वजह से इन दोनों ने ही आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। झाझा रेलवे स्टेशन के पास ये पूरा हादसा हुआ। हरियाणा में थे हम सब। हाँ, हरियाणा में थे दोनों भाई। एक जगह रहते दोनों में प्रेम बैठ गया। हमको जानकारी नहीं, हम वहीं पे छोड़ के दोनों भागा। 22 दिन पर से पकड़ाया बेंगलोर में। हमारा भाई लोग सब गोटा मिल के खोज के इसको ऊपर किए। फिर हमारा नैरा से बहुत दबाव दिया कि तुम सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, बाकी सुधरने की नाम नहीं लिया। मामला संज्ञान में आया है। फिलहाल दोनों को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें हम लोग पता लगा रहे हैं क्या मामला था और एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।